नेशनल न्यूज़नामा देखने वाले तमाम नाजरीन को ताहिर विकी का सलाम। नाजरीन, आज हम एक बहुत अहम इशू पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मारिया शहबाज, जो एक 13 साल बच्ची जिसकी जो उम्र है वो कम उम्री की शादी, और उसकी जो उम्र बनती है 12 साल और 9 माह। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मजहबी रहनुमा एक साइड पे काम कर रहे हैं जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दूसरी जानब जो हमारे मसीही सियासी रहनुमा हैं वो अपने बिल पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जो अभी 2026 मैरिज एक्ट का जो बिल पेश किया गया है पंजाब असम्बली में, हमारे बड़े ही प्यारे भाई बाबा फैलबू साहब ने इसको पेश किया है। लेकिन इसमें जो दफात हैं वो 42 है। अब 1872 का जो मैरिज एक्ट था, जिसको हम कहते हैं कि वो बरतानिया दौर का था, उसमें 88 यानी कि 88 दफात शामिल की गई हैं। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए जो हमारी मसीही कौम है, उनके जो मजहबी हमारे रहनुमा हैं, उनको भी निशाना बना दिया गया है इस बिल में। और जो मसीही शादी को, जिस तरह हम हमारी पूरी जो मसीही कम्युनिटी वो जानती है कि यह शादी एक मुकद्दस बंधन है, मुकद्दस बंधन है, उसमें से मुकद्दस को काट दिया गया और बंधन को कर दिया गया है। आइए नाज़रीन, इस पे आज हम बात करेंगे सीनियर एडवोकेट जनाब काशिफ अलेक्जेंडर साहब के साथ। वो इसके बारे में 1872 का मैरिज एक्ट क्या कहता है, और जो अब हमारे बड़े सियासतदान बाबा फैलडू साहब ने जो बिल पेश किया 2026, वो क्या कहता है। आइए इनसे बात करते हैं। जी काशिफ साहब, जैसा कि आपने जो ये मैरिज एक्ट 2026 से बिल पेश किया गया है, और 1872 और 2026 के मैरिज एक्ट बिल में जो मसीही कौम के लिए एक वबाल जान बनने को जा रहा है, इस पे जरा नाज़रीन को बताएं कि इसमें क्या खामियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नेशनल टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस अहम मसले के ऊपर लोगों को आगाही देने के लिए ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सबसे पहले इस इंटरव्यू के शुरू में मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पास्टर एडी का और पास्टर रेचल का, जो उन्होंने रात प्रोग्राम किया था, तो उस दौरान इसका मसवदा मेरे से शेयर किया गया, तो मैंने रात बैठकर इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की और तफसीली इतनी डेप्थ में नहीं, लेकिन जो जनरल इसके नकाइस हैं वो मैं ज़रूर आपके नाजरीन तक पहुँचाना चाहूँगा। एक कह सकते हैं कि 2026 का और 1872 का जो मैरिज एक्ट है उसका एक तकाबली कानूनी जायजा है, तो वो मैं ज़रूर बताऊंगा ताकि इसके अंदर जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सके और उसको अच्छे तरीके से अगर उसमें तरामीम भी करनी है तो उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए और उसको अदालत उसमें सूबाई असम्बली में पेश किया जा सके। मैं इसके शुरू में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 1872 का जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है उसके अंदर टोटल 88 दफात मौजूद हैं, जबकि ये जो मुजवजा बिल है इसके अंदर 42 दफात का को शामिल किया गया है। तो ये महज एक अदली कमी नहीं है, बल्कि ये एक अमली और कानूनी भी है, क्योंकि इस से अहम हिफाजती निकात जो है ना वो खत्म कर दी गई हैं, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी कानूनी कमजोरियां मौजूद हैं जो कि मैं वन बाय वन इसको पैरावाइज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ताकि इस आंसर का अहाता हो सके कि इसमें और पिछले में क्या फर्क है और क्या कमियां हैं या क्या फायदे हैं इसके अंदर, क्योंकि हर कानून साजी में कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं। मैं एक बड़ी अहम बात सामने रखना चाहता हूं कि 1872 का जो कानून है तो उसके बारे में कहा जाता है कि कॉलोनियल कानून है, अपना बरतानिया के दौर में पास हुआ, और इसमें सबसे अहम जो चीज थी कि इसमें चर्च का रोल जो है ना वो बड़ा अच्छा डिफाइन किया गया है। इसके अंदर ये था कि चर्च पादरी मजहबी अदारों को तस्लीम किया गया और मुख्तलिफ फिरके जैसे कैथोलिक चर्च है, प्रेस्बिटेरियन चर्च है, सेवन डे एडवेंटिस्ट है और सल्वेशन आर्मी है, इस तरह की मेजर डिनोमिनेशंस जो थी हैं उनकी एक अहमियत का उजागर या उसकी अहमियत को वहां पे शामिल किया गया।
जबकि इसके बरक्स 2026 का जो का मुजवजा कानून है, ठीक है, उसमें जो इसकी अहमियत है चर्च की और उसकी अहमियत को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया। अच्छा, मैं इसमें जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, जो इसका इतलाक पहले जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का, उसकी जो इसका इतलाक है या उसका एक्सटेंट है, ये पहले तमाम प्रोविंसेस, कैपिटल और यानी तो ये पूरे पाकिस्तान में इंप्लीमेंट होता था। और ये जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पंजाब है, इसका इतलाक सिर्फ और सिर्फ पंजाब की हद तक की है। ये जो अब पेश किया, ये जो पेश किया जाना है या मुजवजा है, ठीक है। और इसकी जो इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज हैं, उसमें सबसे पहले क्लॉज जो ए थी, उसमें चर्च ऑफ इंग्लैंड या एंग्लिकन चर्च को एक्सप्लेन किया गया था। इसके अलावा चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, चर्च ऑफ रोम यानी कैथोलिक चर्च को डिफाइन किया गया था। और इसके अलावा इसमें बताया गया था कि चर्च असल में है क्या है। और इसके बाद माइनर की डेफिनेशन थी और क्रिश्चियन की डेफिनेशन है। इसके अंदर जो मुजवजा कानून के अंदर इसकी डेफिनेशन में चर्च की डेफिनेशन टोटल माइनस कर दी गई है। और इसमें एक सादा सी डेफिनेशन बयान की गई है कि चर्च वो बॉडी है जो सेटअप की जाए फॉर क्रिश्चियन एंड इट्स मेंबर अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन फेथ। यानी एक मुबहम और तमाम फिरकों को मिक्स करने की कोशिश की गई और उसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन को फारग कर दिया गया। इसमें कोर्ट की डेफिनेशन ऐड कर दी गई। इसके अंदर एक ऐड किया गया है कि एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन की डेफिनेशन ऐड कर दी गई। इसके अलावा इसमें फ्री टू मैरी सर्टिफिकेट मीन के आजादी से शादी करने का सर्टिफिकेट जो है ना वो ऐड कर दिया गया, जो कि पहले आपको याद हो कि पहले ऐड होता कि पाजी साहब के पास जाते थे, एक चिट्ठी दी जाती है कि ये कवारी है पुकार की, और वो एक प्रोसेस था जो चर्च के अंदर था, वो उसको माइनस कर दिया गया। इसमें अहमियत दी गई है मैरिज रजिस्ट्रार को, मैरिज रजिस्ट्रार को, मेन के सरकारी अफसर को अहमियत दी गई है। मतलब इसमें ये मना नहीं किया गया, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर ये मना नहीं किया गया हुआ कि पादरी जो है मैरिज रजिस्ट्रार नहीं बन सकता, लेकिन पादरी या बिशप या उसकी चीज को निकाल दिया गया है ताकि चर्च का जो एक पहलू था ना, मजहबी पहलू जो, तो वो उसको निकाल दिया जाए। अब जो सबसे अहम बात है कि इसके अंदर जो एक मजहबी अंसर था, क्योंकि चर्च जब ऐड होता है तो इसका मतलब है एक मजहबी अंसर था। इसको हम कहते थे कि हमारा एक मजहबी कानून है। इसको एक जनरल लॉ बनाने की कोशिश की गई है इसके अंदर, और इसके अंदर से चर्च को 2026 के अंदर इसको अंदर से चर्च टोटली एक्सक्लूड कर दिया गया। उसकी जनरल एक डेफिनेशन जरूर बयान की गई है, लेकिन उसको एक्सक्लूड किया गया, यानी इसको और मुश्किल बना दिया गया और उसमें मुख्तलिफ तनाज़ात पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से जब उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगी तो चर्च उससे बाहर खड़ा होगा। ये बस एक अजीब सा एक सिनेरियो है कि जब भी अयाली कवानीन जो कि बेसिकली बाइबल मुकद्दस से ड्राइव किए जाते हैं, जो हमारा ये ईमान है कि जी पुराना अहदनामा और नए अहदनामे से मुख्तलिफ कवानीन ड्राइव किए जाते हैं और वो हमारी जाती शादी की जिंदगी और चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ये चाहते हैं कि शादी एक सैक्रामेंट नहीं है, शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो यही फर्क था हमारा क्रिश्चियन में और मुस्लिम्स के अंदर कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट और सैक्रामेंटल शादी के मुतालिक बात की गई थी। तो इसके मुतालिक काफी राय मुख्तलिफ कलीसियाओं में मुख्तलिफ राय पाई जाती है, लेकिन जो 1872 में था उसमें इसकी पहचान ये थी कि शादी एक मुकद्दस बंधन की सूरत में तस्लीम किया गया था, जो कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 2026 के अंदर उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये कहा गया सिविल बंधन है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। जहां तक मैं आगे चलूं, इसमें माइनर मैरिजेस के ऊपर माइनर की डेफिनेशन में 18 साल थी, जबकि पुराने 1872 में इसमें माइनर की डेफिनेशन जो दी गई है उसमें उसकी शादी के लिए उसमें उसकी एज जो थी वो कम से कम 21 साल है। 1872 में 21 साल माइनर की जो है। और इसमें सर एक चीज ये है कि वो इसमें ये क्यों कहा जा रहा है कि जी वो 1872 के जो कानून के मुताबिक जो था वो 13 साल का वो जिक्र हो रहा था, वो मैं आगे तफसील बताता हूँ आपको वन बाय वन। मैं चाहता हूँ सेक्शन वाइज हर चीज जो है ना वो एक्सप्लेन कर दी जाए। इसमें माइनर मैरिजेस, माइनर के मुतालिक जो डेफिनेशन थी उसका मतलब ये था कि माइनर मीन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 इयर्स एंड हु इज नॉट अ विडोअर और विडो। जबकि यहाँ पे माइनर की डेफिनेशन सादा करने की कोशिश की है कि माइनर मीन अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18, मतलब वहां से 21 से इसको 18 कर दी गई है। अब यहाँ पे ऑर्डिनेशन मीन क्रिश्चियन मिनिस्टर मीन
who has been ordained in accordance with the practice of the churches. उसको और सादा करने की कोशिश की गई है और इसमें चर्च का फिर वही किरदार बिशपी निज़ाम, चर्च मतलब कैथोलिक और चर्च ऑफ पाकिस्तान और प्रेस्बिटेरियन चर्चेज जो मेन चर्चेज उसमें एक ऑर्डिनेशन का एक प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा एपिस्कोपल सिस्टम का लफ्ज जो है वो निकाल दिया गया है। इसमें एक इसकी क्लॉज डेफिनेशन है प्रोहिबिटेड डिग्रीज रिलेशनशिप, मीन रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड अंडर द क्रिश्चियन फेथ टू जॉइन इज अ, जो शादी की टाइज के अंदर आपको प्रोहिबिट करते हैं। इसको और कंफ्यूज कर दिया, इसमें कुछ एम्बेडिमेंट्स थी जिसकी अलहदा क्लॉज में इस 1872 में बड़ी क्लियर की गई थी। कुछ रिलेशनशिप जो है उसको अपेंडिक्सेस के साथ ऐड किया गया था इसका इस जामिया कानून के अंदर 1872 में, और उस रिलेशनशिप को बताया गया था कि किन रिश्तों में शादियां नहीं हो सकती और किन में ममानत है और किन में कौन कौन सी रुकावटें हैं, वो बड़ी एक्सप्लेन इसमें की गई हैं अपना 1872 में। और इसमें बस एक जनरल लफ्ज डाल दिया है कि क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक जो उनसी शादियां जो उनसी रिश्तों में मना है। अब क्रिश्चियन फेथ कौन सा, अब मतलब फिका के लिहाज से भी है जनरल 1872 में तो एक कंसेंसस था ना, ठीक है, और तमाम चर्चेज ने कंसेंसस में वो रिश्ते जो है एज बिब्लिकल चीजें ड्राइव की गई थी। इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है कि इसमें एक जर्नल सी मुबहम सी डेफिनेशन दी गई है जो कि फिर मुश्किलात पैदा करेगी, और इसके बाद अदालती मुख्तलिफ किस्म के फैसले आएंगे जो उन फैसलों की वजह से फिर और मुश्किलात क्रिएट होंगी। इसके अंदर एक क्लॉज किया गया है, ऐड किया गया है, द वर्ड ही एंड इट्स डेरिवेटिव शैल बी यूज्ड एरन इन एनी पर्सन और मिनिस्टर वेदर मेल और फीमेल विद रिगार्ड्स ऑफ देयर जेंडर। यानी यहां पर उसके मुतालिक एक बड़ी एक कबाहत डाली गई है कि द वर्ड ही and its derivatives shall be used here and after of any person or minister whether male or female and regardless of his gender। अब इस क्लॉज को जिस बंदे ने प्रपोज किया है वो काइंडली इसको एक्सप्लेन करे। मैं इसको एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करता, ये बड़ी खतरनाक एक्सप्लेनेशन है। इसको जो उसको पेश करने वाला है वो काइंडली इसकी तारीफ करे कि इस सेक्शन 2 का मतलब क्या है। अच्छा, उसके बाद मैं आज का पार्ट 1 आ जाता हूं। पार्ट 1 के अंदर द पर्सन बाय होम मैरिजेस मे बी सॉल्मनाइज्ड, इसके अंदर इसका पार्ट 2 था द पर्सन, उसका उसमें 1872 में सेक्शन 4 था, इसमें सेक्शन 3 है। एवरी मैरिज बिटवीन मेल एंड फीमेल both whom are Christian have attained the age of 18 shall be solemnized according with the provisions of this act, and any such marriage solemnized otherwise than in accordance with provision shall be void। ठीक है, ये मैं इस सेक्शन को कहता हूं, इसमें थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन की गई है, और क्योंकि सेक्शन 4 के अंदर थोड़ा सा इबहाम था जो इसके अंदर आके क्लियरेंस की गई है। ये सेक्शन में मेल फीमेल ऐड किया गया है और इसमें उम्र को क्रिश्चियन होना जरूरी है। इसमें जो कबाहत आपको पता है मारिया बीबी के केस के अंदर था, उस कबाहत को काफी क्लियर और अपना कानूनी तौर पर क्लियरेंस मिली है। हर कानून में कोई फायदे हैं, लेकिन हर कानून के अंदर जो एक खासकर हमारा याली कानून है उसमें एक मजहबी अंसर था, उसको इस कानून में माइनस कर दिया गया। इसका सेक्शन 4 है। अब इसके अंदर सेक्शन 4 की बड़ी अहमियत है। जो सेक्शन 4 2026 के अंदर है, उसमें क्या, एनी पर्सन रिसीव एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन प्रोवाइडेड द मैरिज बी सॉल्मनाइज्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स रिट्स ceremonies and custom of the church, an ordination Christian minister licensed under the act, a marriage registrar appointed under this act। जो 1872 में है उसमें ये क्लियर का था, by any person who has received episcopal ordination provided that the marriage solemnized according to rules and rites of the ceremonies and custom of the church which he is a minister। अब यहां पे फर्क क्या है, कस्टम ऑफ द चर्च। अब यहां पे इसको गोलमोल किया गया, यहाँ पे लफ्ज ऐड होना चाहिए था, वो मिनिस्टर जिस चर्च का उसकी कस्टम एंड रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। यहां पे क्लियर है, चर्च ऑफ विच ही इज अ मिनिस्टर, उस चर्च की ऑर्डिनेशन के मुताबिक है जिस चर्च का वो मिनिस्टर है। 1872 में यहाँ पे इस बात को
यहाँ पे गोलमोल किया गया, गोलमोल कर दिया गया है, कबाहत पैदा की गई है। एन ऑर्डिनेशन क्रिश्चियन मैरिज, अब इसका पार्ट 2 है। बाय एनी क्लर्जी ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड प्रोवाइडेड एनी सच मैरिज बी सॉलमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रिट्स ceremonies custom of the church of स्कॉटलैंड। अब यहाँ पे चर्च ऑफ स्कॉटलैंड निकाल दिया मैंने, ठीक है। इसका पार्ट 1872 के पार्ट में लिखा हुआ है बाय एनी मिनिस्टर ऑफ रिलीजन लाइसेंस अंडर दिस एक्ट टू सॉलमनाइज मैरिज। ओके, ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं। ऑर्डेन्ड क्रिश्चियन मिनिस्टर वाला लफ्ज ऐड किया है, वहां पे ऑर्डेन की बात नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे है मैरिज रजिस्ट्रार अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब ह्यूमन राइट्स ने जो मैरिज रजिस्ट्रार अपॉइंट करने हैं, पहले एक सेपरेट अदारा था, उसमें डेथ बर्थ और रजिस्ट्रार का एक अदारा, जो यहाँ पे दोस्तों ने देखा हो तो यहाँ पे जहाँ पे बिल्कुल इस तरफ आए मजान की तरफ, तो यहाँ पे पूंछा उसके एरियाज भी है, और यहाँ पे जहाँ पे गाड़ियों का जो एरिया नहीं, ये जो आपके पास ही है जहाँ पे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ पे अदारा फरीदकोट हाउस जो है, वहाँ पे रजिस्टर वो अदारा मौजूद है। तो सेक्शन 4 के अंदर जो कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में सेक्शन 5 है, इसमें से 2 क्लॉजेस माइनस कर दी हैं, क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 5। इसका मतलब ये हुआ कि 1872 में सिर्फ मजाज पादरी या चर्च के नुमाइंदे ही शादी करवा सकते थे। लाइसेंसिंग का निजाम मौजूद था अलग सेपरेटली चर्च की हद तक भी, और इसके अलावा इंडिपेंडेंट लाइसेंसिंग निजाम भी था। जबकि ये तमाम अख्तियार जो है ना वो बेसिकली रजिस्ट्रार और सरकारी अफसरान को मुतमिल कर दिया गया है, और पादरियों का किरदार तकरीबन सानवी सा सानवी हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो ये चीजें जो है वो बड़ी अहम है कि इसमें तकरीबन जो इस कानून के अंदर 2026 में चर्च की बालादस्ती को तकरीबन कमजोर कर दिया गया है, और सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट का सिस्टम जो है ना उसको अपर हैंड दिया गया है इसके अंदर। तो इसमें जो अगली बात है कि मैरिज रजिस्ट्रार की जो पावरें सेक्शन 7 में है वो टोटली खत्म कर दिया गया, उसको माइनस कर दिया गया 1872 के अंदर, और 2026 के अंदर उसको कर दिया गया। मैरिज रजिस्ट्रार का बीच में से क्लॉज ही माइनस कर दी गई है। ठीक है, लेकिन 2026 में तो जो है ना उसको बकायदा पावर दे दी गई है ना सरकारी। मैं जो इसकी सेक्शन 7 में है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिएगा, मैं जो सेक्शन 7 है ना उसके अंदर मैरिज रजिस्ट्रार की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है। उसमें सीनियर मैरिज रजिस्ट्रार है, उसके अलावा मैरिज रजिस्ट्रार प्रोविंशियल है, और इसके अलावा मैरिज रजिस्ट्रार को आगे डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल मैनेज गवर्नमेंट शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू द सीनियर मैरिज रजिस्ट्रार, उसमें ये चीजें मौजूद हैं। और 26 के अंदर जो है वो लिखा गवर्नमेंट में सब पॉइंट, इसमें भी तकरीबन वैसी ही चीजें मौजूद है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसकी पावरें थोड़ी डिफरेंट कर दी गई हैं। अच्छा, जो सेक्शन 7 है, यानी इसमें सेक्शन 7 जो ऐड किया, लाइसेंसिंग ऑफ पर्सन टू ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज बिटवीन क्रिश्चियन, अब यहाँ पे सेक्शन 9 है वो, ठीक है, और यहाँ पे सेक्शन 8 को उड़ा दिया गया है। उसमें मैरिज रजिस्ट्रार इज एक्सीडिंग स्टेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो करता था डिस्ट्रिक्ट का रिस्पेक्ट ऑफ प्लेस, वो वाला सेक्शन पूरा माइनस कर दिया हुआ है। 2026 में माइनस कर दिया, 2026 में माइनस कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस खत्म कर दी गई है। और उसके बाद लाइसेंसिंग ऑफ पर्सन ग्रांट ऑफ मैरिज बिटवीन नेटिव क्रिश्चियन जो है उसके अंदर इसको डिफरेंट कर दिया। गवर्नमेंट में ग्रांट टू अ लाइसेंस टू एनी ऑर्डेन पास्टर आइदर बाय नेम और होल्डिंग एनी ऑफिस फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज हिम टू ग्रांट सर्टिफिकेट और मैरिज लाइसेंस। एनी सच लाइसेंस may be revoked by the marriage by which it has been granted. Every such revocation shall be notified in official gazette. ठीक है, ये उसमें जरा दौरे हाजिर के मुताबिक उसको बेहतर करने की कोशिश की गई है, इसके प्रोसीजर को बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैं कहूँगा चर्च को बीच में से एक्सक्लूड कर दिया गया है। अच्छा, इसमें जो बड़ी अहम बात की जाती थी कि जी इसमें टाइम एंड डेट का जिक्र बड़ा किया, प्लेस ऑफ मैरिज का बहुत अहमियत के बारे में बहुत उजागर किया जाता था। मैंने फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों पे देखा कि जी वो अब वक्त की कैद से आज़ाद करना है, और ये बड़ा अहम है। सेक्शन 10 है 1872 का, टाइम फॉर सॉलमनाइजेशन मैरिज। एवरी मैरिज शैल बी अंडर दिस एक्ट शैल बी सॉलमनाइज्ड बिटवीन द आवर ऑफ 6 इन मॉर्निंग एंड 7 इन द इवनिंग, यानी 6 से 7 के दरमियान शादी दिन में हो सकती थी। ठीक है, उसमें उन्होंने एक्सेप्शन दी थी, they provided that nothing in section shall apply to, यानी ये उन लोगों को अप्लाई नहीं करेगा
ये वाला टाइम का लिमिटेशन उन लोगों को जो कि क्लर्जी मैन है इंग्लैंड के, सॉलमाइज मैरिज अंडर द स्पेशल लाइसेंस, जैसे बिशप ने स्पेशल लाइसेंस आगे पादरियों को दिया होता है, उसकी तफसील दी हुई है। फिर उसके बाद क्लर्जी मैन ऑफ द रोम कैथलिक चर्च, ठीक है, उन पे अप्लाई नहीं करेगा। और खासकर फॉर द रोमन कैथलिक बिशप ऑफ द डायसिस विक्रेट ऑफ विच मैरिज इज टू सोलमनाइज अ पर्सन सेम बिशप हैज ऑथराइज्ड द ग्रांट। उन्होंने ये जो 6 से और सुबह 7 बजे का टाइम पीरियड की लोकेशन थी, ये बेसिकली उसकी कंडीशंस भी दी गई कि एक्सेप्शन कि उन पे ये अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है। अब ये जो सेक्शन 8 नया 2026 का मैरिज में है, इसमें इसको बहुत प्रोपोगेट किया गया कि हमने टाइम की कैद खत्म कर दी। टाइम की कैद तो बेस मेजर डिनोमिनेशन के लिए तो पहले भी नहीं थी, उसकी एक्सेप्शंस मौजूद थी। अब यहाँ पे बस क्या लिखा है, एन ऑर्डिनेशन ऑर्डेन्ड क्रिश्चियन मैरिज may be solemnized in a marriage in any place according to the rules of the respective church। मतलब ये है कि रजिस्टर फड़ो, पकड़ के वो चल पड़े और जाके किसी भी गली महल्ले में खड़े होकर शादी कर दें, तो वो शादी होगी। अपनी तरफ से तो मेरी समझ से चर्च की फिर वो हयूद के यूथ को खत्म कर दिया गया था, जो हमारी खूबसूरती सी गौन पे जाना और बाप का साथ लेके पेश होने के बाद एक चर्च के अंदर निकाह का सेरेमनी होना, जो जो रूल थी शादी की, वो तकरीबन इसमें से माइनस कर दी है। और बड़ा एक अहम चीज है कि नोटिस ऑफ द मैरिज, सेक्शन 9 2026 के कानून में लिखा हुआ है, नोटिस ऑफ द मैरिज बाय ऑर्डेन्ड मिनिस्टर। इसको इस तरीकाकार को बड़ा ही सादा करने की कोशिश की है। इतराजात का तरीकाकार कमजोर कर दिया गया है, इंक्वायरी की कोई वाज़ा निज़ाम नहीं मौजूद है इसके अंदर। और जबकि जो 1872 में है, इसमें नोटिस देना लाजमी था, अवामी सतह पर इसकी इशाअत, एतराज़ात जमा कराने का निज़ाम, मुकम्मल इंक्वायरी का तरीकाकार, वो तमाम सेक्शंस बाकायदा दिए हुए थे। सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 16 प्रोसीजर ऑफ नोटिस, सेक्शन 17, 18 डेक्लेरेशन सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद ये 18 तक इसका एक प्रोसीजर दिया है जिसको इकट्ठा करके सेक्शन 9 में इसको 8-10 सेक्शन जो क्लियर थे उसको मिक्स किया गया काफी ज्यादा 1872 के 2026 में, 2026 में, ठीक है ना। सेक्शन 9 और 10 के अंदर इसको तरीकाकार दिया गया है, 11 में भी दिया गया है, 12 में भी इसका तरीकाकार है और फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। लेकिन बनिस्बत जो 72 में है उसमें थोड़ी तफसील ज्यादा है और उसमें प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया गया है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मजबूती थी। जो अपना 26 का कानून है उसके अंदर उस प्रोसीजर को सादा नोयत का बनाने की कोशिश की गई है, जिस कमजोरियां की वजह से खतरा है कि नजायज शादियों का खतरा बढ़ता जाएगा। इसके अलावा कमजोरी, धोखाधड़ी और नजायज शादियों का की इफेक्ट जो है उसके अंदर फ्रॉडुलेंट मैरिजेस की तरफ ज्यादा जाने का खतरा भी है। तो जहां तक अपना आगे फर्दर है कि इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज सॉलमनाइज्ड बाय ऑर्डिनेशन सेक्शन 16 के तहत कि मैरिजेस कहाँ पे रजिस्टर्ड होंगी, बड़ा एक अहम चीज है। उस मैरिजेस के अंदर रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार लिखा हुआ है, अ मैरिज सॉलमनाइज्ड बिटवीन अ मेल एंड फीमेल both of whom profess the Christian religion be registered in manner herein prescribed। herein prescribed यानी इसके बाद अगले सेक्शन में बताया जाएगा कि ये कहां के ऊपर रजिस्टर होगी। सेक्शन 17 के अंदर, उसके अंदर every ordained Christian minister with from denomination of recognized church in Pakistan keep a register of marriage and shall register herein particular of marriage according to the prescribed form of the third schedule। एनुअल रिटर्न ऑफ द हेड ऑफ द चर्च, इसमें बुनियादी तौर पर चर्च का बकायदा नाम और कौन सा चर्च है उसको जिक्र करना उसमें से निकाल दिया हुआ है। इसमें एक बड़ी अहम चीज है सेक्शन 19, जिसमें बाप की रजामंदी, गार्डियन की रजामंदी या मदर की रजामंदी के बारे में है, फैमिली की रजामंदी के साथ। 1872 में इसके लिए सेक्शन 19 मौजूद है। ओके, ठीक है, उसमें उसको तफसीली बताया गया कंसेंट जो है ना, बिला वास्ता तौर पर रजामंदी की तस्दीक करना, गार्डियन की रजामंदी की तस्दीक करना, उसकी शमूलियत करना, वो बड़ा एक तफसीली एक जामिया इंटैक्ट दिया गया है। जबकि 2026 के कानून में रजामंदी सिर्फ एक का जिक्र जरूर कर दिया गया है, कोई तस्दीकी तरीकाकार नहीं, कोई इसमें निगरानी मजमूई रस्मी अमल बन जाती है और जो कि हकीकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती, बल्कि
एक फॉर्मेलिटी है सिर्फ, उसमें वालदैन या वली या गार्डियन का बीच में से तरीकाकारी निकाल दिया गया है। तो ये एक बड़ी थोड़ी सी खतरनाक भी चीज है। और इसमें कंसेंट जो है वो सिर्फ कोशिश की गई है कि उस बालग शख्स की, मर्द और औरत की ही रखी गई है। उसमें जो गार्डियन की या फादर एंड मदर की इंटरफेरेंस है वो राय उसमें से तकरीबन रस्मी रखी गई है, निकाल दी गई बीच में से। अच्छा, इसमें सर ये जो आप बता रहे हैं कि राय नहीं रखी गई, अब ये जो मारिया शबाज वाला मामला हुआ है इसमें तो फिर बड़ी आसानी नहीं पैदा कर दी गई। नहीं, इसमें जो एक्ट में इसमें मारी शहबाज के साथ इसलिए मैं इसको अटैच नहीं करता क्योंकि वो उसमें तो 13 साल की बच्ची की बात है, माइनर मैरिज की। ये तो 18 साल की बात कर रहा हूँ जिसमें जरूरत है उसको डेट वाइज में इसलिए आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए उस तनाजर में ना देखें तो वो बेहतर है। ठीक है, जहां तक इसमें नाबालगों के तहफ़्फ़ुज़ का फुकदान है इसके अंदर, इसमें वो 13 साल और बड़ी अहम चीज है जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें सेक्शन 60 के बारे में बड़ी अहम चीज थी। ये आप 1872 का पहले बताते हैं, फिर उसके बाद 26 का तरफ में आता हूँ ताकि उसमें से जो चीजें जो है वो 1872 में बताने लगा हूँ। 1872 के अंदर जो सेक्शन 60 है वो बड़ा सबसे अहम सेक्शन है इसके अंदर। ऑन व्हाट कंडीशन मैरिजेस ऑफ नेटिव क्रिश्चियन में बी सर्टिफाइड, कौन सी कंडीशन के तहत शादियां जो हो सकती थी। उसमें जो उसकी पहली कंडीशन थी उसमें मर्द और औरत की शादी 13 साल और 16 साल की बात की गई है पहले उसमें 1872 में। उसमें इसलिए वो की गई है कि अगर वालदैन की मर्जी हो सेक्शन 19 के मुताबिक तो फिर वो शादी हो सकती है, वरना 18 साल ही उम्र है। अच्छा सर, इसमें जो आपने बताया कि इसमें ये इंक्लूड है कि दोनों जो लड़की और लड़का है उनका क्रिश्चियन होना जरूरी है? इसमें इंक्लूड है तो उसमें भी मौजूद ही है, लेकिन उसमें जो 1872 में भी है। 1872 में थोड़ी सी एम्बिग्युइटी सेक्शन 4 में जरूर मौजूद थी और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें ये चीज इंक्लूड है। 2026 में ये इंक्लूड है कि दोनों का क्रिश्चियन होना जरूरी है, लेकिन 1872 में क्या कहता है? 1872 में थोड़ी सी कंफ्यूजन मौजूद है डेफिनेशन के अंदर, लेकिन ये जरूर है कि वो अगर शादी होनी है इस एक्ट के तहत तो उनका क्रिश्चियन होना जरूरी है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में चर्च की बात है, क्रिश्चियन की डेफिनेशन मौजूद है। वो इसलिए अगर आप इसको एम्बिग्युइटी समझना चाहते हैं तो वो ऑन द जर्नल उसके अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी जो सेंस है और 18 क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की जो पूरी एक कंटिन्यूटी को देखें तो उसके मुताबिक दोनों पार्टीज क्रिश्चियन ही होंगी तो शादी करेंगी ना उसके मुताबिक जी। लेकिन इसमें थोड़ा क्लियर कर दिया गया है। लेकिन मैं सेक्शन 60 इसलिए कहूंगा, सेक्शन 60 टोटली इसमें उन्होंने उड़ा दिया, इसमें से 26 में उड़ा दिया गया। सेक्शन 60 बड़ी अहम चीज थी। नाइदर ऑफ द पर्सन इंटेंडिंग ऑफ द मैरिज शैल बी वाइफ स्टिल लिविंग, बड़ा एक अहम सेक्शन था ये कि जो शादीशुदा मर्द और औरत जो है वो शादी नहीं कर सकते थे। मैं अभी इसको तफसीली देख रहा हूँ कि ये सेक्शन इन्होंने कहाँ पे डाला है और इसके मुतालिक जो है उसका प्रोवाइजो 2 है वो क्या कहता है। इसके बाद उसका प्रोवाइजो 3 है कि 2 क्रेडिबल विटनेसेस इसमें भी है 1872 में और 2026 के अंदर भी मौजूद हैं। तो जो इसमें सबसे अहम चीज जो है कि नाइदर ऑफ पर्सन इंटेंडिंग टू मैरिड शैल हैव अ वाइफ और हस्बैंड स्टिल लिविंग। मैंने शादी अगर बीवी या मर्द की बीवी है और औरत का मर्द है तो वो उनकी शादी नहीं हो सकती। ठीक है, उसके मुतालिक मैं जरा मैं इसको दूसरी शादी कह सकते हैं। हाँ, दूसरी शादी नहीं हो सकती 1872 के मुताबिक। तो इसके अंदर जो है वो उसको मैं देखना चाहता हूँ कि इसके मुतालिक उन्होंने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सेक्शन जो है वो नहीं दिया, उन्होंने ऑलमोस्ट उसको सेक्शन 60 को खत्म कर दिया। तो ये तो एक फ्री हैंड दे दी। फ्री हैंड तो नहीं, मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि क्या इसमें इन चीजों को डील किया है कि नहीं किया, लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट 46 सेक्शन जो है वो निकाल दिए गए हैं तो इस चीज को देखने की जरूरत है कि बहुत अहम चीजें बीच से माइनस हो चुकी हैं। सेक्शन 60 की जो बात में आगे कर रहा था बात, उसके अंदर ये जो अहम चीज है कि जी के नाइदर ऑफ द पर्सन अटेंडिंग टू मैरिज शैल हैव द वाइफ और हस्बैंड स्टिल लिविंग, इसकी मेरे जहां तक मैंने इसकी सरसरी नजर मारी है इसके मुतालिक उसके अंदर चीज कोई ऐसी मौजूद नहीं है, तो ये भी एक मुश्किल क्रिएट कर सकती है। जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है
उसमें उसका सेक्शन 44 है जो बड़ा एक अहम है। उसमें लिखा हुआ है कंसेंट ऑफ फादर एंड गार्डियन, ये बाप की या गार्डियन की मर्जी के साथ अप्लाई एवरी मैरिज एंड आइदर ऑफ दी पार्टीज टू विच माइनर, यानी उसमें मर्जी शामिल थी माइनर की शादी के ऊपर भी, और अगर दूसरी 18 साल की शादी में उसमें भी वालिदैन की मर्जी शामिल थी। इसमें वो चीज खत्म कर दी गई है, ठीक है, वो कि इसके अंदर वो चीज मौजूद नहीं है। और इसमें जो वाइड मैरिजेज, अगर कोई शादी का नोटिस जारी हुआ है और उसमें चीज पेश हुई हुई है, तो उसमें जो टाइम पीरियड है सर्टिफिकेट इफ वाइड मैरिज नॉट सॉल्मनाइज, उसमें 2 माह का टाइम था, इसमें 3 माह का 1 माह का एक्सटेंड कर दिया गया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो शादी से मुतल्लिक एक बात थी कि रेजिडेंस से मुतल्लिक किस किस मुख्तलिफ एरियाज में जो रहते हैं, 2026 के अंदर रेजिडेंस के लिए जरूरी है कि अगर कोई लड़की कराची रहती है और लड़का अपना रहता है पेशावर रहता है, तो वो ऑलरेडी इसमें भी मौजूद था कि उस एरिया के पारी साहब से सर्टिफिकेट लेके आता था, तो ये इसमें भी वो चीज ऐड है, तो उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम चीज है, कोर्ट का प्रोसीजर नहीं दिया हुआ इसमें पूरा, कौन सी कोर्ट में जाना है 2026 के अंदर। इसके अंदर अगर कोई बंदा कोई चर्च मैरिज रजिस्ट्रार जो है वो सर्टिफिकेट देने से इनकार कर देता है, अपना रिफ्यूज कर देता है सर्टिफिकेट देने से, तो उसमें लिखा द अटेंडिंग पार्टीज जो है ना वो कोर्ट जा सकती हैं और वहां पे जाके केस कर सकती हैं। अब कौन सी कोर्ट में, ये कोई क्लियर नहीं है। सिविल कोर्ट जाएंगी 2026 में, डिस्ट्रिक्ट जज 1872 में तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, उसके बाद जब डेवोल्यूशन हुई तो सिविल कोर्ट था डायरेक्टली, तो इसलिए कोर्ट की डेफिनेशन विच कोर्ट, तो ठीक है डेफिनेशन में डेफिनेशन जरूर लिखी हुई है कि सिविल कोर्ट के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन इसको स्पेसिफिकली कानून साजी है, इसको क्लियर करना चाहिए। कानून साजी में हर चीज क्लियर होनी चाहिए। तो जहां तक अब आगे आ जाते हैं, बड़ी अहम जो चीज है उसके अंदर वो ये है कि पेनल्टीज, सजाओं का एक पूरा एक्ट के अंदर एक पूरा तरीकाकार था कि उसमें कि अगर कोई गलत किस्म का ओथ दे देता है, डेक्लेरेशन करता है, सर्टिफिकेट दे देता है, सेक्शन 66 में 67 में 68 में मैरिज जो है विदाउट अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, ऐसे पादरी जो कि नॉन रजिस्टर्ड हो तो वो शादी पढ़ लें, तो उसके मुतालिक सजाएं दी गई थी। तो इसमें जो सेक्शन 67 है 1872 में, उसमें था फॉरबिडन बाय फॉल्स पर्सोनिफिकेशन इशू ऑफ द सर्टिफिकेट मैरिज, मतलब कोई पादरी बनकर जाली सर्टिफिकेट दे देता है, ठीक है, तो वो उसके मुतालिक मुकम्मल सजाओं का एक सिस्टम था जो सेक्शन 66 से लेकर सेक्शन तकरीबन 73 74 और 76 तक बकायदा इसकी प्रोसिक्यूशन की लिमिटेशन भी दी हुई थी, कितने दार तक इसकी लिमिटेशन यानी सजा या केस हो सकता है। लिमिटेशन का एक्ट बड़ा 76 में मौजूद था कि प्रोसिक्यूशन ऑफ एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल कमेंस विदिन 2 years आफ्टर द ऑफेंस इज कमिटेड, यानी इसमें लिमिटेशन भी दी हुई थी। यहाँ पे इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें जो 2026 में है ना, सजाएं तो 2026 के अंदर कोई ऐसी सजा मौजूद ही कोई नहीं है, यानी पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो माइनस कर दिया गया। और ये तो फिर जलीन का पे अब मैं उसको कह सकता, पीपीसी से वो लाइन है ना, वो सेपरेट सजाएं, क्योंकि इसमें सेपरेट सजाएं दी हुई थी अलाइन विद दी पाकिस्तान पीनल कोड के साथ मिलाकर। तो बड़े अफसोस की बात यह है कि उसमें से पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो निकाल दिया गया, 2026 में वो चैप्टर ही फारग कर दिया, चैप्टर फारग कर दिया गया। और इसमें एक और चीज है कि व्हाट मैटर नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, यानी इसके अंदर एक चीज ये थी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है कोई डेफिनेशन या एरर्स हो जाते हैं, तो वो पुराने वाले एक्ट के अंदर जो है वो अपना यानी 1872 के एक्ट में वो सेक्शन 77 था, सेक्शन 78 था, सेक्शन 79 था, 80 था, उसको यहाँ पे लेके आए हैं सेक्शन 37 में, 38 में, उसके अंदर भी काफी एम्बिग्विटीज क्लियर कर दी गई है, डाल दी गई है, क्लियर नहीं की। यानी बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन की मरकजी हैसियत है ना 2026 में, वो उसमें मजहबी अमल को सानवी करार दे दिया गया है, और जो बुनियादी तौर पर जो एक फलसफा था तब्दीली का कि जी इसमें रिगार्डिंग सिर्फ रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, और जो सेक्शन अपना 77 से लेकर सेक्शन 82 83 में जो गवर्नमेंट रूल्स भी बना सकती थी, उसके मुतालिक भी ये जो एक्ट है वो बिल्कुल टोटल साइलेंट है। और इसके मुतालिक जो मैं एक और बात करूंगा कि अपना जो वाइड और काबिल तनसीक या शादी का फुकदान था, वो 72 में इसके तरीकाकार के जहत
शादी की हैसियत वाजिया की गई थी, जबकि इसमें वॉइडेबल मैरिज और जो वॉइड मैरिजेज हैं यानी बातिल या काबिल तस्दीक शादी के लिए कोई वाजिया तारीफ नहीं दी गई, और उसका मनसूखी का निज़ाम क्या है, यानी बेसिकली अदालती पेचीदगियां पैदा की गई हैं इसके अंदर और 2026 के अंदर। और मजहबी असूलों की हदूद यानी जो इम्पेडिमेंट्स थी इन्फिनिटी की, उसकी बकायदा एक लिस्ट थी जो कि पुराने 1872 के कानून के साथ अटैच थी। इसके साथ वो चीज अटैच नहीं है। कौन से पेडिमेंट्स, इसमें जिक्र ही कोई नहीं है उसका। जी जी इसमें जो वैलिडेशन क्लॉज है वो तो बिल्कुल मौजूद है, जिस तरह सेक्शन 88 मौजूद थी जो पर्सनल लॉ के अंदर जो फॉरबिड रिश्ते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन इस तमाम एक्ट के अंदर जो सबसे परेशान कुन चीज है कि अगर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट को अगर आप देखें तो इसके साथ इसके शेड्यूल्स लगे हुए हैं। मैं आपके नाज़रीन को दिखाना चाहता हूँ, इसके शेड्यूल्स लगे हुए हैं। निकाह क्या, नोटिस ऑफ मैरिज का एक शेड्यूल नंबर 1 है, ठीक है। इसके बाद इसका 2 है, सर्टिफिकेट का रिसीट का तरीकाकार कानून का हिस्सा है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर बकायदा मैरिज ऑफ रजिस्टर ऑफ मैरिज का एक बकायदा, ये देखें, बकायदा एक फॉर्म बकायदा इसके साथ प्रिंट हुआ है, ठीक है, नमूने दिए हुए साथ अटैच किए हुए। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर सबसे अहम जो चीज है कि इनके साथ बकायदा जो दूसरे चर्चेज हैं उनके अपेंडिसेस लगे हुए हैं, जैसे मैरिज लॉ ऑफ द चर्च ऑफ पाकिस्तान अपेंडिसेस नंबर 1, उसको चर्च के कवानीन को साथ उसके अपेंडिसेस यानी उसका हिस्सा बनाया गया। इसी तरीके से मैं दूसरा चर्च का जिक्र करता हूँ, ये मैरिज लॉ ऑफ यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च, उसका भी कायदा हिस्सा अपेंडिसी नंबर 2 बना हुआ है। इसी तरीके से मैरिज लॉ चर्च ऑफ इंग्लैंड यानी एंग्लिकन चर्च, जैसे जिसमें तमाम डायसिस शामिल है, उसका भी बकायदा ये देखें, उनका जो चर्च लॉ है वो इस क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का हिस्सा है, ठीक है। और इसके अंदर वो तमाम रिश्ते बनाए गए हैं, टेबल दिया गया है, किंडर, डेफिनिटी, पेंडिमेंट ऑफ द मैरिजेस, वो बकायदा अगर आप देखें मैं इसमें बता सकता हूँ कि इसका हिस्सा है कि वो कौन से रिश्ते हैं, जैसे मदर फादर, डॉटर सन, अडॉप्टेड डॉटर सन, मदर फादर, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं मौजूद है। जिक्र जरूर है कि इम्पेडिमेंट किंडर्ड है, वो कहां से लेना, कहां से हमने, ठीक है। इसी तरीके से मैं दूसरी चर्चेज का जिक्र करना जरूर समझूंगा। कैथोलिक चर्च मैरिजेस, उसके बारे में जिक्र है बकायदा, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद एक और कानून है जो मेथोडिस्ट चर्च है, उसका बकायदा अपेंडिसेस साथ लगा हुआ है। फिर इसके बाद अगर आप बड़ी डिनोमिनेशन में सल्वेशन आर्मी है, सल्वेशन आर्मी का कानून इसके साथ अटैच है, जो चर्च के उनकी रवायात, रिट्स, रस्मो रवाज है वो लिखी हुई है। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च है, उसका बकायदा जिक्र है बकायदा। और मेरी सबसे बड़ी मुजवजा कानून के अंदर जो चीज है, अगर ये तरमीम करनी भी है तो इसमें एक बड़ी अहम चीज मिस होगी। 1872 में चले वो तरमीम नहीं हुई, कर की जा सकती थी। जैसे नादरा का एक्ट है, तो नादरा बायोमेट्रिक या डिजिटल सिस्टम शामिल नहीं किया गया इसमें, जो किया जा सकता था, जो कि आज की अशद जरूरत है। अगर उसको डिजिटलाइज खामी है, उसको इनलाइन करना चाहिए था अपना लोकल गवर्नमेंट्स के साथ। जिस तरह मैं एक जजमेंट की बात करता हूँ, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की एक जजमेंट है जिसके मुताबिक डाइवोर्स रूल्स फॉर्म हुए और उसके बाद अब डाइवोर्स सर्टिफिकेट डिग्री के बाद बकायदा डाइवोर्स सर्टिफिकेट जारी होता है। तो इसके अंदर ये कबाहत भी मौजूद है कि इसके अंदर उसको इनलाइन नहीं किया नादरा के साथ, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट तो कौंसल से मिलते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन एक प्रॉपर है तो एमआरसी भी मिलता है, तो उसका भी कोई जिक्र नहीं है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का, जो इसको डिजिटलाइज किया जा सके। मजमूई तौर पर इसकी तफसील से खाली है कि सजाओं से महरूम है, मजहबी बुनियाद से कटा हुआ है टोटली तौर पर, तरीकाकार में बड़ी शदीद कमजोरी है। उसकी बनिस्बत अगर देखा जाए तो साबका कानून ज्यादा मजबूत है, काबिल नफाज है, मजहबी असूलों से टोटली हमांग है। और ये मैं बात करना चाहता हूँ कि ये उसकी बनिस्बत अगर 1872 की निस्बत अगर इसको देखा जाए तो ये कबाहतों और कमजोरियों से भरपूर कानून है। उसकी निस्बत जहाँ पे आप खुद ही अंदाजा कर लें कि 88 दफात और कहाँ पे 42 दफात 46 दफात निकाल दी गई, और उसको जो कि प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए थी, और उसके अंदर बकायदा चर्च की सेंटिटी और उस चीज को मनुज़े खातर रखा गया था।
तो ये कमजोरी तौर पे एक कानूनी, बिल्कुल एक कमजोर कानूनी ढांचा है जो ना सिर्फ मजहबी शनाख्त को नुकसान पहुंचाता है बल्कि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को भी कमजोर करता है। अगर इसमें तरमीम ना की गई तो ये कानून धोखाधड़ी में इजाफा करेगा, अदालती पेचीदगियां पैदा करेगा, चर्च और रियासत के अंदर तसादम की वजह बनेगा। और क्योंकि उनके कवानीन और उनका प्रोसीजर प्रॉपरली दिया नहीं गया। सबसे बड़ी बात यह, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ होते हुए, जब मैं अपने साइलिन के लिए फैसले, उनके लिए इंसाफ लेने की कोर्टों में जाऊंगा, तो ये एक पेचीदा और मुबहम कानून साजी, मुझे वहां पर मुख्तलिफ मसाइल का, कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताएं कि इसका जो नुकसान है वो तो पूरी क्रिश्चियनिटी को हो रहा है इस 2026 के बिल का, तो फायदा किसको होगा? फायदा तो मैं नहीं कह सकता, फायदा तो किसी को भी नहीं है इसका। इसके तो फिर हमने तो कानून साजी करवानी थी, बेसिकली हमारे जो मौजूदा दौर के मसाइल हैं उनके अंदर आसानियां पैदा हों और दौर हाज़िर से बिल जो है वो इनलाइन हो जाए। उल्टा ये कानून साजी जो है वो मुख्तलिफ मसीह फ़िरकों में तो वो वाले जान बन गए। बिल्कुल एक वबाले जान बन गया, बन सकता है, अभी बना नहीं है, मेरा ख्याल है बन कि सकता है। अगर जमा हुआ है तो इसमें कोई ना कोई तो हो सकता है ना कि वो इसको अपना कर दिया जाए, पास भी असम्बली को कर दिया जाए। ये तो मैं अभी इसके बारे में नहीं कह सकता। मेरा आपके साथ वीडियो बनाने का और चीज़ों को बनाने का मकसद भी यही था कि लोगों को आगाही दी जाए, आपके नाज़रीन को आगाही दी जाए कि ये जो कानून साजी है बेसिकली खामियों से भरपूर इस लिहाज से है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि मजहबी शनाख्त से दूर कर देती है। पर्सनल लॉ जो है वो बेसिकली, पर्सनल लॉ ड्राइव कहाँ से होता है? बिब्लिकल एसेंस से ड्राइव होता है। और अगर बिब्लिकल चीज को बीच में से निकाल दिया जाए, चर्च का एसेंस बीच में से निकाल दिया जाए और तमाम अहम फिरकों को ये पहचान बीच में से निकाल दी जाए, कैनन लॉ को बीच में से निकाल दिया जाए, तो और सबसे बड़ी चीज ये है कि शादी को मुकद्दस बंधन के तौर पर तस्लीम ना किया जाए, जिसको सैक्रामेंट कहते हैं हम, तो तो इसके मुतालिक मेरे ख्याल में एक जो एक 1872 का कानून को हम कहते हैं, ये कॉलोनियल लॉ है और इसके अंदर चर्च, इसमें टोटल चर्च डोमिनेटेड है। इसमें टोटल, इस एक्ट के अंदर टोटली गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रार और बहुत सा प्रोसीजर जो है वो माइनस है, खासकर पेनल्टीज माइनस है। और मेरे ख्याल में इस कानून साजी को करने से पहले चर्च से रब्ता करना चाहिए, चर्च को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, तमाम थियोलॉजियंस जैसे FGA है, पेंटिकॉस्टल चर्चेस जो बड़ी बड़ी तादाद में हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। फिर तमाम जितने भी कैथोलिक चर्च हैं, एंग्लिकन चर्च हैं, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हैं, सल्वेशन आर्मी है, प्रेस्बिटेरियंस हैं, ठीक है, और इसके अलावा तमाम चर्चेस जिसमें मतलब बड़ी बड़ी डिनोमिनेशंस हैं, तो उनको जरूर ऑन बोर्ड लें और जो दौरे हाजिर के चर्चेस हैं उनको ऑन बोर्ड लें और उनसे बाकायदा इसकी तशरीह करवाएं और उन चीजों को ऐड करें। हमें आसानियां, कानून साजी का बुनियादी मकसद होता है आसानी पैदा करना। कानून साजी का मकसद ये नहीं है कि उसके अंदर मजीद पेचीदगियां पैदा हो जाएं। हमारा क्रिश्चियन मैरिज एक्ट एक पेचीदा मसला है, इस पेचीदा मसले को इतनी जल्दबाजी से पास करने से हम मजीद पेचीदगियों का शिकार होंगे। थैंक यू। अच्छा सर, आपने बड़ी तफसील से हमारे नाज़रीन को 1872 के एक्ट क्या था और 2026 का जो मैरिज एक्ट है वो जो बिल पेश किया गया है वो क्या था। अच्छा, आप क्या समझते हैं, इसमें कोई चीज ऐसी रह गई हो? क्योंकि एक जो रिकॉर्डिंग है उसमें टाइम सीरीज बड़ी थोड़ी होती है, मैंने जो सरसरी तौर पर इसका मुताला किया, जरूर रह गई होंगी चीजें और बहुत सारी, अगर इसको इन डेप्थ अगर इसको स्टडी किया जाए और इन चीजों को आपस में कंपैरिजन किया जाए तो बहुत सारे नकाइस हैं इसके अंदर। ये तो अभी सरसरी एक तहरीर की, यानी सरसरी तौर पर इसको पढ़ने के बाद ये एक नजर से ये चीजें नजर आ रही हैं, मतलब एक सतही तौर पर नजर आ रही हैं। तो अगर हम इसको इन डेप्थ पैरावाइज पढ़ें और इसको कानूनी पैरामीटर्स में लाकर इसको ठीक करें तो इसमें बहुत सारे नकाइस होंगे। तो इसलिए अगर मेरे से कोई चीज रह गई है या चीज कोई, अगर मैं जल्दबाजी में कोई चीज बयान कर बैठा हूं तो वो चीजें सिर्फ एक सतही तौर पर हैं,
बुनियादी तौर पर इसके अंदर जो मैंने मेन नकाइस बयान किए हैं, जो कि एक आम शख्स अगर इसको पढ़े और उसका कंपैरिजन करे, तो ये मैंने बयान करने की कोशिश की है। तो अगर इसको तफसीली बयान करें तो इसमें तो और बहुत सारे मसाइल निकल आएंगे। जी नाज़रीन, आपने काशिफ अलेक्जेंडर साहब सीनियर एडवोकेट ने जो तफसील बताई 1872 के मैरिज एक्ट की और 2026 के मैरिज एक्ट की, जिसका बिल पेश कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नाज़रीन, ये जो बिल पेश किया गया है, क्या इसमें जितने भी तमाम चर्चेस की मशावरत इसमें तो नजर ही नहीं आ रही। ये हमारे लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है, मजहबी रहनुमाओं के लिए भी और पाकिस्तान की पूरी क्रिश्चियनिटी के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है। कोई इतना इतना खुला और इतना मतलब के तंग ये जो अपना मैरिज एक्ट बिल पेश किया गया है, ये सोचने वाली बात है। अगले प्रोग्राम में हम काशिफ साहब से फिर कहेंगे इस पर स्टडी करें, फिर हम अगला प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। जय मसीह।